छात्र ही लगा सकता है। एक बार पुनः इस देश को गुरुजी के वैसे ही आंदोलन के जॉन बोल करके संबोधित किया है हमारे भूमि। कौन देखने वाला है? कोई देखने वाला है सकते हैं, अन्यथा हम शोषित थे, पीड़ित थे, मजदूर पैदा हुए, मजदूर ही मरे। नमस्कार, मैं हूं वासिक मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं C24 लाइव। इस वक्त मैं पूर्णिया के रेणु उद्यान में मौजूद हूं। रेणु वो व्यक्ति जिन्होंने विश्व पटल पर पूर्णिया की पहचान कराई, साहित्य जगत में एक ऐसा नाम जिसको आज दुनिया में किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। रेणु के कदमों के तले मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कुछ छात्र नेता हैं। ये पिछले 3-4 दिनों से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या इनकी मांग है, क्या ज़रूरतें हैं, किन बातों को लेकर इनको इतनी चिंता हुई कि ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। हमारे साथ ये भाई साहब बैठे हैं, इनका नाम अविनाश, इन्होंने बताया ये पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अभी तक जो हमारे पूर्णिया के राजनीतिक हस्तियां हैं वो इनका हालचाल लेने अभी इनसे पूछने पर पता चला कि एक संगठन के कुछ लोग आए, उनसे मिलकर गए हैं, लेकिन बाकी लोग अभी तक नदारद हैं। हम कहते हैं कि धीरे धीरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र की नींव कमज़ोर पड़ रही है। जब विपक्ष की कोई आवाज़ उठ रही हो, सरकार से कोई मांग की जा रही हो, और छात्र वो लोग जो कल देश का भविष्य बनेंगे, वो लोग कल जो देश को चलाएंगे, अगर वो कोई मांग कर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, ये सबसे शुद्ध तरीका है अपनी मांग को रखने का। महात्मा गांधी ने भी इस तरीके की पैरोकारी की है कि आप अपनी बात शांति प्रिय तरीके से कहिए, और भूख हड़ताल को बहुत ही उन्होंने 5 शब्दों में इसको बयान किया था कि भूख हड़ताल एक बहुत कठिन परिश्रम है, बहुत कठिन तपस्या है। इसको करने के बाद सामने वाले का दिल पसीजता है और वो आपकी मांग पर ध्यान देता है। लेकिन शायद पूर्णिया में जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका ध्यान ये लोग अभी तक आकर्षित करने में विफल हुए हैं। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इन लोगों के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को ये लोग लेकर यहाँ बैठे हैं, क्या मांगे हैं और कब तक यहाँ ऐसे बैठे रहेंगे। स्वागत है, आपका नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम सौरभ हुआ, जिला उपाध्यक्ष। अच्छा, जिला उपाध्यक्ष इस संगठन के। जी, अच्छा, क्या मांग है आप लोगों की, आखिर क्यों आप लोग भूख हड़ताल कर? देखिए हमारी 7 सूत्री मांगे हैं। 7 मांग कर दी। जी, किससे, बिहार सरकार से कि भारत सरकार से? जी, इसमें बिहार सरकार से भी मांगे हैं और भारत सरकार से भी मांगे हैं। दोनों सरकार से जी। मांगे हैं। ठीक है, बताइए क्या मांग। जी, इसमें पहला मांग है जो एयरपोर्ट का निर्माण का जो है डेट जल्द से जल्द जो है निर्धारित किया जाए। निर्धारित किया जाए। जी, ये आप कौन सी एयरपोर्ट की? पूर्णिया एयरपोर्ट। पूर्णिया एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। ये पिछले 2015 में हुआ था घोषणा, 14 में मोदी जी किए थे घोषणा। उसके बाद जमीन अधिग्रहण के मामले में इसको लटकाया जा रहा है। जब क्या मंत्रालय के द्वारा बताया गया था जो जमीन अधिग्रहण मामले में नीतीश कुमार जी को स्वयं दखल देने की ज़रूरत है, फिर भी इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठ रहा है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट का मामला, अगर एयरपोर्ट बन भी जाए तो उससे अमीर लोगों को, उद्योगपतियों को फ़ायदा होगा। आप स्टूडेंट होकर हाँ कहिए। जी देखिए, 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे पूर्णिया, तो उन्होंने घोषणा किया था कि उड़ान योजना के तहत वो एयरपोर्ट का निर्माण करेंगे। उड़ान योजना का फुल फॉर्म यही है कि उड़े देश का आम नागरिक। उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई जहाज पे सफर करेंगे। जो गरीब तबके की महिलाएं, जो मिडिल क्लास के फैमिली जो हवाई चप्पल पहनते हैं, वो कहती हैं कि बेटा हमें एक बार हवाई जहाज पे यात्रा करना है, तो हम उनके लिए लड़ रहे हैं। तो हवाई जहाज पे चढ़ेंगे भी, और सिर्फ हवाई जहाज पे चढ़ने की बात नहीं है, हवाई जहाज आने से पूर्णिया का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। आप जब रिक्शे पे चढ़ते हैं तो रिक्शे वाले का रोजगार बढ़ेगा, ढाबे वाले का रोजगार बढ़ेगा, सब, और हमारी सुरक्षा बढ़ जाएगी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा पूर्णिया का, हमारा निवेश बढ़ेगा पूर्णिया में, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ेगी, तो को भी आसानी होगी बाहर से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब मेरे पापा आज भगवान न करे कि अचानक आज रात को बीमार हो जाए, तो उन्हें एक एयर एम्बुलेंस की अगर आवश्यकता हो, तो पूर्णिया में जब कोई आदमी ऐसी मरण स्थिति में ऐसा होता है कि जिंदगी और मौत से लड़ रहा हो, तो उस समय 1 लाख भी नहीं देखा जाता। तो हमारे पास कहाँ से आएगी एयर एम्बुलेंस अगर यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं होगा? एयरपोर्ट का मामला, इसके अलावा और बताइए। इसके अलावा है रेल कनेक्टिविटी। रेल कनेक्टिविटी। जी, रेल कनेक्टिविटी तो पहले ही पूर्णिया जुड़ा हुआ रेल कनेक्टिविटी से। जी, 252 साल हो गया, पर पूर्णिया से डायरेक्ट पटना के लिए रेल है नहीं है। क्या पूर्णिया से दिल्ली जाने के लिए कोई रेल सुविधाएं हैं? नहीं है डायरेक्ट रेल। सीमांचल एक्सप्रेस जो जी, वो पहले चलती, जी पहले भी जो चल रही थी वो कोरोना के कारण बंद कर दिया। ठीक है, पर यदि एक गरीब व्यक्ति को पटना जाना हो तो 500 रुपये किराया दे के जाते हैं पटना और आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी मांग है जो कम से कम यहाँ से डायरेक्ट रेल सुविधाएं, रेल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, और मांग बताइए। और तीसरा मांग है जो हाई कोर्ट बेंच, हाई कोर्ट का एक बेंच आपको पूर्णिया में आप चाहते हैं।
जी। तो ये तो वही बात हो गई जो उप राजधानी वाली जो मांग थी, उसी मांग को आप कहीं ना कहीं दोहराते हुए दिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको पूर्णिया में चाहिए कि हमको पटना नहीं जाना पड़े, हमको कोई और बड़ा शहर नहीं जाना पड़े, या जाना भी पड़े तो जाना आसान हो, रेल कनेक्टिविटी चाहिए, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी चाहिए। जी देखिए क्या होता है जो हाँ कहिए। आपने कहा कि सारी चीज़ें पूर्णिया में चाहिए। पूर्णिया 252 साल का है। कितने जिले देश में 252 साल के हैं, जरा ये बताइए। पहली बात। दूसरी बात मैं बताऊं, एक बिहार में दो बिहार की नीति हमेशा से चलती रहेगी। ये बहुत दिलचस्प बात आप कह रहे हैं कि एक बिहार में दो बिहार की नीति, अपना ही जाओ। हम लोगों पर लोग आरोप भी लगाते हैं, ये लोग खंड करने वाले हैं बिहार को, मिथिला राज्य मानते हैं या वगैरह वगैरह। मैं आपको बताता हूँ स्पष्ट तरीके से, आप हिमंग और गंग की संस्कृति को देखिए। हिमंग यानी हिमालय, गंगा यानी गंगा से उत्तर बगल। उत्तर बगल का जो 17-18 डिस्ट्रिक्ट है, इसको किसी भी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए वोट बैंक रखा, लेबर बैंक। और जो भी सरकारें आई, यानी बड़ी आज़ादी के बाद से जितनी सरकारें आई, जिस भी पार्टी की, उन्होंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ इसका शोषण और दोहन किया, इनको लेबर बना करके रखा। आप इसके उस तरफ जाइए, उस तरफ आप जाते रहेंगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे विकास होगा। आज नालंदा और राजगीर और गया, इसका विकास हो रहा है। नवादा का विकास, जहानाबाद, गंगा जोन की बात करें, हाँ। गंगा जोन में विकास अच्छा है। उस तरफ, इस बगल में, इस तरफ आप आइए ना। हमारे यहाँ भी दरभंगा की संस्कृति है। हमारे यहाँ छोड़ दीजिए दरभंगा, बहुत दूर, पूर्णिया में जलालगढ़ किला ध्वस्त हो गया, कौन ध्यान देगा? ऐतिहासिक विरासत, कोई देखने वाला नहीं। बनवनखी नरसिंह अवतार भूमि, कौन देखने वाला है? कोई देखने वाला है? नहीं हुआ। ऐसे कई चीज़ें जिस पर काम हुआ ही नहीं, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। साफ और साफ यही कह दिया गया है हम लोगों को कि वोट के लिए। आप ट्रेन की बात करें, आप हमारे यहाँ ट्रेन पता करिए कौन सा आ रहा है। गरीब रथ, जनसेवा, जनसाधारण, नाम सुनिए इस ट्रेन का। देश में हमें सिर्फ लेबर नरसिंह अवतार भूमि, कौन देखने वाला है? कोई देखने वाला है? नहीं हुआ। ऐसे कई चीज़ें जिस पर काम हुआ ही नहीं, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। साफ और साफ यही कह दिया गया है हम लोगों को कि वोट के लिए। आप ट्रेन की बात करें, आप हमारे यहाँ ट्रेन पता करिए कौन सा आ रहा है। गरीब रथ, जनसेवा, जनसाधारण, नाम सुनिए इस ट्रेन का। देश में हमें सिर्फ लेबर जोन बोल करके संबोधित किया है हमारे देश के सलाहकारों ने। आर्थिक शास्त्र की किताबों में पढ़ाया जाता है कि देश के सबसे ज़्यादा जो मजदूर जिस क्षेत्र से आते हैं वो है आपका बिहार का ये वाला हिस्सा, बंगाल। पूरे देश भर को आप लेबर सप्लाई करते हैं। तो क्या बदलाव चाहते हैं कि ये चीज़ें बदलें? इसीलिए हमारी ये मूलभूत सुविधाओं की मांगे हैं कि जब ये आने लगेंगे तो लेबर सप्लाई हमारा बंद होगा। हम काम कर लेंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हमने उसमें यूनिवर्सिटी मांगा है, हम उसमें बेहतर स्वास्थ्य, एएमयू सेंटर की भी बात करते हैं। बिल्कुल लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? यहाँ बहुत बातें होंगी। एएमयू सेंटर, चलिए ठीक है, हम लोग जितना समझ सकते हैं पढ़े लिखे इंसान होने के बराबर, शिक्षा का कोई भी जो संस्थान होता है वो किसी कम्युनिटी के लिए स्पेशल नहीं। यदि होता ही है तो हम आज इस एएमयू के बच्चे हमारे यहाँ पूर्णिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। अगर वो तैयार होगा तो हमारे यहाँ का पूर्णिया यूनिवर्सिटी का लोड घटेगा ना, सुविधाएं अच्छी होगी, समय पर रिजल्ट होगा, तो नुकसान का एएमयू सेंटर क्यों ना हो? ये आवाज़ें विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको उठाना चाहिए। विद्यार्थियों का काम है पढ़ाई लिखाई करें। उत्तर बिहार में मिथिला स्टूडेंट यूनियन से बड़ा विपक्ष सरकार का कोई नहीं। लिख लीजिए इस बात को, और दिख जाएगा आपको 1-2 साल के एक अंदर। किताब आप पढ़ते हुए दिख रहे थे, जरा मैं दिखाऊं अपने दर्शकों को। जयप्रकाश नारायण, ये बिहार के इनकी बहुत अलग पहचान है, एक विद्रोही नेता जिसे हम कहते हैं। इनकी किताब पढ़ने से क्या प्रेरणा मिल रही है आपको? अभी किस तरह से इनकी किताब पढ़ के क्या पता चल रहा है? वो चीज़ें एक जो आप उनके सपनों का बिहार, आज से 30 साल 40 साल पहले जो उन्होंने सपनों का बिहार सोचा था, क्या आज वो धरती पर है? बिल्कुल नहीं। इनके सपनों का बिहार दूसरा, इनके किताब को पढ़ने से इनका संघर्ष याद आ जाता है, और जो आज अपनी पीड़ा है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, इससे शक्ति मिलती है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। तो अभी तक किसी से कोई बात नहीं हुई? कोई बात नहीं, प्रशासन के लोग आते जाते हैं, लोग टेलीफोनिक संवाद हुआ है बहुत सारा। अभी 1-2
हमारे अभिभावक आए हुए थे, वो भी मिले, सांसद प्रतिनिधि आए थे, वो भी मिल के गए हैं। हमारे अभिभावक राजकुमार चौधरी जी आए हुए थे, वो मिल के गए हैं। लोगों का समर्थन है, स्नेह है, आशीर्वाद है, क्योंकि हमने इसमें कोई लीगल नहीं मांगा और हमारा मांगने का तरीका जो वो गलत नहीं है। एक आखिरी सवाल के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल हिंदुस्तान में, चाहे वो किसी भी कोने में आप हो, जब एक कोई भी संगठन जब कोई आवाज़ उठाता है, कोई मांग सरकार के सामने रखता है, पहले ये होता था, जैसे आप अभी जयप्रकाश नारायण की किताब पढ़ें, पहले जो भी नेता विपक्ष की आवाज़ बनते थे या कुछ भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे तो आम लोग उसके साथ खड़े होते थे। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर आम लोग जो है इस तरह के आंदोलन से दूर रहे हैं। आप भी आंदोलन कर रहे हैं, बहुत छोटी सी संख्या आपकी यहाँ पर है। आम लोगों का समर्थन आखिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्यों नहीं? देखिए, एक साधारण सा कहावत है, ह्यूमन नेचर कह सकते हैं इसमें। भगत सिंह सबके आइडियल हो सकते, सबके आदर्श हो सकते, लेकिन अपने घर में यदि भगत सिंह पैदा हो तो ये सब कुछ होता है। ये चाहते हैं लोग कि भगत सिंह हमेशा दूसरे घर में पैदा हो, हम उसके प्रति सहानुभूति रखें। ये इतर मामला। दूसरा, जब से राजनीति का मुद्रीकरण हो गया, उस दिन के बाद लोग मुद्दा आधारित नहीं रहे, भावनात्मक जुड़ाव किसी भी मुद्दा से लोगों का नहीं रहने दिया गया। ये कमी है। बहुत चीज़ सुधार की आवश्यकता आज भी है हमको। जब तक हम शिक्षा में बेहतर सुधार नहीं कर पाएंगे तब तक ये चीज़ें चेंज नहीं होगी। आने वाले जनरेशन को क्या पता है? आज जो बच्चे हो रहे हैं, हम लोग ही जो पढ़े घर में, तो हम लोगों के माता पिता ने हमें सिर्फ यही कहा कि भाई पढ़ लो, मैट्रिक पास कर लिए, इंटर पास कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिया, अब सरकारी नौकरी की तैयारी। क्योंकि आप छात्र हैं, जयप्रकाश नारायण को पढ़ते हैं, संघर्ष को पढ़ते हैं, लोकतंत्र को भी जानते और समझते हैं, विश्वास रखते हैं और बैठे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी, साधारण सा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आज की राजनीति का समुद्र मंथन होना जरूरी है? क्या आज की राजनीति में बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है? बिल्कुल, मैं बता ही रहा था कि आज की राजनीति का जो मुद्रीकरण हो गया, ये मुद्रीकरण लोकतंत्र के लिए इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। लगाएगा तो छात्र ही लगाएगा। एक बार पुनः इस देश को गुरुजी के वैसे ही आंदोलन की आवश्यकता है जो हुआ था। फिर कुछ चेंजेस हम ला सकते हैं, अन्यथा हम शोषित थे, पीड़ित थे, मजदूर पैदा हुए, मजदूरी में कितने दिनों से भूख हड़ताल पर रहेगा? 13 तारीख से। 13 तारीख। तो ये है मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कुछ छात्र जो भूख हड़ताल पर पूर्णिया में रेणु उद्यान में बैठे हैं। इन्हें उम्मीद है, इन्होंने गुरु माना है अपना जयप्रकाश नारायण को, कि उनके सपनों का जो बिहार था उसके लिए जो राजनीति का समुद्र मंथन की ज़रूरत है, उस मंथन को लेकर एक आंदोलन की लोग चिंगारी यहाँ पर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि देश की राजनीति में बदलाव आए और जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को भी राजनीतिक भागीदारी मिले, हिस्सेदारी मिले और जो विकास शब्द बार बार दोहराया जाता है, उस विकास का हिस्सा इस क्षेत्र को भी मिले। देखते रहिए से 24 लाइव।